नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। विधान परिषद में अपनी इस जीत के बाद बीजेपी का जोश आई है और ऐसे में 2024 की राह भी बीजेपी को आसान नजर आ रही है। तो पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। क्या वाकई में यूपी में बुद्धिजीवियों ने 2024 में बीजेपी की जीत का साफ संदेश दे दिया? क्या सच में पढ़े लिखे तबके के लिए हिंदू विरोधी और जातीय आधारित मुद्दों की गूंज बेदम रही? क्या वाकई में एमएलसी चुनाव में बीजेपी के पराक्रम ने बता दिया कि जाति की सियासत अब नहीं चलेगी? जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में हुए एमएलसी चुनाव के नतीजों से तो कुछ ऐसा ही लगता है। क्योंकि यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजों के ऐलान के साथ ही जैसे बीजेपी का कमल खिला, वैसे ही भाजपाइयों की बातें भी खिल गईं। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का पराक्रम दिखा तो एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। इस जीत के मायने क्या है वो आपको आगे बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक, कानपुर खंड शिक्षक। इतना ही नहीं, अब किन किन सीटों पर बीजेपी के चेहरों ने अपना न सिर्फ कब्जा जमाया बल्कि जीत की हैट्रिक भी लगाई। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट डॉक्टर जयपाल, कानपुर स्नातक सीट अरुण पाठक, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट देवेंद्र प्रताप सिंह। एमएलसी चुनाव के नतीजों से बीजेपी का जोश आई है और इससे बीजेपी को 2024 की अपनी राह भी आसान नजर आ रही है। जैसे एमएलसी चुनाव के नतीजे आए, तुरंत बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी सामने आया। इसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव 2023 में भाजपा प्रत्याशियों की जीत की हार्दिक बधाई। बुद्धिजीवी वर्ग ने 2024 का संदेश दिया। मतदाताओं के प्रति आभार, कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। हिंदुओं और रामचरितमानस विरोधी, अहंकारी और गुंडागर्दी करने वाले सपा का सफाया। समाप्तवादी पार्टी बनेगी सपा। बाबूलाल तिवारी नथिंग है, जैसे सागर में एक बूंद, ऐसे भारतीय जनता पार्टी हमारी सागर है, हम उसके बूंद हैं। हम अपने कारण से नहीं जीते, पार्टी के एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारे आदरणीय योगी मोदी के आशीर्वाद से जीते हैं। शिक्षकों का सम्मान और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको डरवाने का काम नहीं, समस्याओं से उनका समाधान करने का काम करें। तो विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम नजर आया है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। दीपक बघेल हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। कपिश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपके बहुत स्वागत है कपिश जी। शुरुआत दीपक जी आप ही के साथ किया। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 5 में से 4 सीटों पर कब्जा जमाया आपने। धन्यवाद शिवम जी। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रबुद्धजन और बुद्धिजीवी वर्ग ने वोट दिया है, स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई। भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम है उसको जनता ने मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास के अंदर उस पर मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है उस पर मोहर लगाई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो करता है, जो परिश्रम की पराकाष्ठा करके वहां पर सीटों को निकलवा कर लगा, भारतीय जनता पार्टी पर आज भी प्रबुद्धजन का भरोसा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जो स्नेह है वो लगातार बना हुआ। भारतीय जनता पार्टी इसी के साथ में आगे भी चुनावों में जाती रहेगी। जहां समाजवादी पार्टी का जो अहंकार था, कुछ एक सीटों को जीतने के बाद में इनमें उत्पन्न हुआ था, इनको मुंह की खानी पड़ी है और इनको अपना जो असली चेहरा है, असली चरित्र है, वो जनता ने इस बैलेट वोट के माध्यम से इनको दिखाने का काम किया है। लेकिन जाहिर तौर पर दीपक बघेल ये मान के चले कि 2024 की राह आसान नजर आ रही है। देखिए शिवन जी, हम लगातार कहते आए थे कि देखिए जिस प्रकार से हमारी जो गरीब कल्याण की योजना है वो जनता तक सीधी पहुंचती है। डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, परंतु समाजवादी पार्टी लगातार इनके प्रवक्ता जनता को भरगलाने का, भ्रमाने का
लगातार काम करते रहे। जहां भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत का स्वप्न देख रही है और उस पर काम कर रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी जैसे दल लगातार भारत को खंड खंड करने के विभिन्न मुद्दों पर ले जाकर काम कर रहे हैं। ठीक तो है। ये निश्चित तौर पर जनता भी कपिल श्रीवास्तव सर, क्या लग रहा है सर, साइकिल तो पंचर हो गई इस बार? बड़े बड़े वादे कर रहे थे आप चुनाव से पहले डिबेट में बैठ के यहीं पे कि 5 में से 5 सीटें जीतेंगे। देखिए, बहुत सीधी बात आपको है हाँ कि एमएलसी के चुनाव को हाँ जो है वो दूसरी तरीके से लेना चाहिए। एमएलसी का चुनाव प्रशासन का चुनाव होता है, हाँ शासन का चुनाव होता है। प्रशासन और शासन किसके पास? हाँ भाई, जब आपको याद होगा कि मैंने आपकी टीवी उस पर कहा था और आपत्ति जताई थी इस बात की हाँ कि जब हमारे पार्टी के द्वारा जो है हाँ लिंक नहीं मिल रहा है। सर, आपकी आवाज मिल रही है हमें? कपिल जी, आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, कुछ तकनीकी खराबियों से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिलीप यशवर्धन सर 5 में से 4 सीटें बीजेपी के नाम और 1 सीट निर्दलीय के नाम। आने वाले समय में किस ओर स्थिति नजर आ रही, क्योंकि तमाम मुद्दे उठाए विपक्ष ने, सारे के सारे मुद्दे धराशायी हो गए। हिंदुत्व का मुद्दा, जाति का मुद्दा, लेकिन ये इस बात से जाहिर हो गया कि जो पढ़ा लिखा तबका है, बुद्धिजीवी तबका है, उनमें इन सब मुद्दों की गूंज नहीं है। शिवम जी, पहली बात तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन में जो जनरल मुद्दे होते हैं वो काम नहीं आते। हाँ। समझने की जरूरत है हर पार्टी में, स्पेसिफिक डोमेन का चुनाव होता है। हाँ और उस डोमेन से रिलेटेड अगर मुद्दे उठते हैं तो उस डोमेन को हिट करते हैं। अदरवाइज सड़क का, पानी का, नाली का, ये सब मुद्दे जो है वहाँ काम नहीं आते हैं। लेकिन हाँ। भाजपा के पास इतने काम है गिनाने के लिए कि वो उन कामों से लोगों के दिमाग पर प्रभाव डालते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी को अब ये समझ जाने की जरूरत है कि इनको नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, वरना इनका हाल 24 में बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि जो ये रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, उस बयान को लेकर के जो ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, ये ओबीसी के, एससी एसटी के वोटर्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, तो अब इनको एक छोटे से चुनाव से, 5 सीटों के चुनाव से समझ आ जाने की जरूरत है कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स या जो धर्म को नेगेटिव तरीके से फैला करके या नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करके जो जनता को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता उनकी तरफ लुभ नहीं रही है बल्कि उनसे और दूर भाग रही है। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि ग्रेजुएट का चुनाव होता है और ग्रेजुएट में हर जाति का चुनाव होता है। हाँ। हर जाति के वोटर्स होते हैं। हाँ। जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जिसको आपने हिंदुइज्म को गलत कहा, हिंदू के ग्रंथ को गलत कहा, उस पर सवाल उठाया, उसकी प्रतियां आपकी पार्टी के लोगों द्वारा, समर्थकों के द्वारा जलाई गई, तो ये चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। ये 30 तारीख को वोटिंग हुई है और इसके पहले से ये बवाल चल रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी को समझने की जरूरत है कि इनके द्वारा जो मुद्दे उठ रहे हैं वो मुद्दे जनता को हिट नहीं कर रहे बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हिट कर दे रहे हैं। लेकिन सर, ये जो ट्वीट आया केशव प्रसाद मौर्य का, वो कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग ने 2024 का संदेश दिया है, तो सर इसके मायने क्या निकाले जाएं? नहीं, 2024 का इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वोटर का इंक्लिनेशन तो आपको देखने को मिल ही रहा है कि यही वोटर 2024 में भी वोट करेगा। हाँ। तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है, सांसदीय के इलेक्शन में, संसद के इलेक्शन में, तो सारे ही वोटर कॉमन वोटर हो जाते हैं ना। हाँ। तो ये इंक्लिनेशन वोटर्स का ये दिखा रहा है कि झुकाव भाजपा की तरफ है। भाजपा की तरफ झुकाव होने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान है, और समाजवादी पार्टी जो क्लेम कर रही है, अभी भी क्लेम कर रहे थे कि 5 की 5 सीटें जीतेंगे या 2024 में भी क्लेम करेंगे हम पूरी की पूरी 72 सीटें जीत जाएंगे, तो ये इनको दावे पे कुछ आधार देना पड़ेगा। ठीक है, कपिल जी की आवाज हम तक पहुंच रही है क्या? कपिल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी चल रही है, कपिल जी की आवाज को पैच करने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक बघेल, विधानसभा लोकसभा के मुद्दे सर अलग होते हैं और एमएलसी चुनाव में मुद्दों की गूंज, मुद्दों की धमक इतनी नहीं होती, तो जितना जो आप खुश हो रहे हैं वो ठीक नहीं है सेहत के लिए। कभी कहीं अति आत्मविश्वास ना आ जाए बीजेपी के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अति आत्मविश्वास में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार 365 दिन काम करता है, दिन के 24 घंटे काम करता है और जनता के बीच में बना रहता है। और देखिए, निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। देखिए, जिस प्रकार से प्रबुद्ध जनों, बुद्धिजीवी
वर्ग के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 4 की 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। जहां हमारी 3 सीट थी वहां 1 सीट हमने बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी जहां दावा करती थी कि वो 5 सीट लेकर आएगी, वहां पर 1 सीट नहीं लेकर आ पाती है। समाजवादी पार्टी आज विधान परिषद के अंदर मुख्य विपक्षी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बचा पाई। तो ये समझने में आता है कि समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने किस प्रकार से इसने प्यार दिया है। देखिए, प्रबुद्ध जन के साथ में एक अच्छी चीज है कि वो जानता है कि सरकार की कौन सी योजना है जो जनता तक पहुंचती है, सरकार किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, या सरकार क्या चाहती है लोगों के लिए। विकास की योजनाओं के बारे में प्रबुद्ध जन जानता है, पढ़ता है, लिखता है और जब जाकर वो अपना वोट करता है। तो अगर समाज का एक जो प्रबुद्ध जन है, बुद्धिजीवी लोगों का वर्ग है, अगर उसने स्पष्ट रूप से साफ तौर पर एकदम क्लीन स्वीप करके भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट किया है, तो ये निश्चित तौर पर माना जाएगा कि समाज के बीच के सभी वर्गों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ी है और बढ़ती जा रही है और आगे हमें चुनावों में भी ये स्वीकार्यता नजर आएगी। कबीर जी, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। पहले आपकी आवाज तब तक नहीं पहुंच पा रही थी, अब आवाज जारी होगी, फिर उसके बाद हम मुद्दे पे आते हैं। आवाज आ रही है? जी सर, पूरी आ रही है सर, क्लियर, क्रिस्टल की तरह क्लियर। जी धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि देखिए, एमएलसी चुनाव को किसी अन्य चुनाव से जोड़ा ही नहीं जा सकता जी, क्योंकि जब भी ये चुनाव होते हैं नए मतदाता बनाने होते हैं। हाँ, और ये शासन पहले से नहीं बनाता, प्रशासन पहले से नहीं बनाता है, हाँ, ये पार्टियां बनवाती है। ठीक है। जब हमारी पार्टी फॉर्मेट ले करके भर के जाती है और जमा करती है, हाँ, तो उसको किनारे लगा दिया जाता है। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको स्वीकार कर लिया जाता है। हाँ, इसीलिए इसको प्रशासन का चुनाव कह रहे हैं। और दूसरी बात, इतना मूंछ तान रही है भारतीय जनता पार्टी। वाह भाई, अरे ये 5 सीट तो आपके पास थी जिसमें एक आप गंवा बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि अरे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये गंवा दी कि नहीं गंवा दी? पहले से, पहले तो 5 आपके पास थी। हिमाचल, लेकिन सर आपका तो एक भी सीट पर खाता भी नहीं खुला ना। आप गंवाए दिल्ली सर, आपका तो एक भी सीट पर खाता भी नहीं खुला। मैं नहीं, एक बात कह रहा हूँ, हाँ। बात कह रहा हूँ, जैसे ये जोड़ते हैं इधर उधर, मार्ग स्वीकार्यता है, ये है, वो है। हाँ। अरे कौन सी स्वीकार्यता है? 2022 में आपकी ये स्वीकार्यता विधानसभा के अंदर हम ही लोगों ने कम कर दी। आप परेशान है, माथे पे बल है, नगर निकाय चुनाव से भाग खड़े हुए। तो समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है भारतीय जनता पार्टी को खुशी का दिन है, मनावे, क्योंकि उनकी सरकार है, वो जीते हैं। लेकिन ये बात तो कबीर जी आपको माननी पड़ेगी। कबीर जी, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष मुखर था उत्तर प्रदेश में, जिन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बात कर रही थी, वो मुद्दों की धमक नहीं सुनाई थी सर। आप बुद्धिजीवी तबके का दिल जीत नहीं पाए, ये तो मान लीजिए आप। नहीं, आप ये बताइए कैसे सुनाई देगी? बेटा कैसे सुनाई देगी? ऐसे सुनाई देगी जब प्रशासन हमारे साथ हिम्मत ही नहीं बनाएगा। समाजवादी पार्टी के लोगों का, आपको याद होगा सोनी साहब कि आपके डिबेट में मैंने ये बात कही, शिकायत करने। हाँ। और ये बाकायदा लिखित शिकायत हम लोगों ने की हुई है। नहीं, क्या आप आरोप लगा रहे हैं शासन प्रशासन पर इस चुनाव को जितवाने का बीजेपी को? अरे ये तो सीधी सी बात है, इसमें आरोप क्या लगाना है? जो सच्चाई है उसमें आरोप क्या है? और सबसे बड़ी बात, मत तो बनने नहीं दिए। और जो गिनती हुई, हाँ, जो गिनती हुई, हाँ, उस पे भी आपने देखा होगा गोरखपुर के अंदर और अन्य जगहों पर भी विवाद खड़ा हुआ। कारण क्या था? मतलब जोड़ तोड़ के जीता है चुनाव बीजेपी ने, आप ये कह रहे हैं? सोनी साहब इतने झटके में मतपत्र दिखाते थे कि देखिए ये फलाने क्या। हाँ। और हमने देखा नहीं, सबकी विजन एक तरीके से मान लीजिए नहीं हो सकती। हाँ। हम कह रहे हैं कि आप कायदे से दिखा दीजिए, तो दिखा नहीं रहा, वो भाजपा में रखा जा रहा है और आप चिल्लाते नहीं है। ठीक है। दीपक बघेल, कारखाने में टूटी की आवाज। दीपक बघेल, शासन प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप रामपुर में भी लगा, शासन प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप मैनपुरी में भी लग रहा था, लेकिन जीत गए मैनपुरी में हालांकि, लेकिन अब एमएलसी चुनाव में भी लग रहा है। 3.5 लाख वोटों से जीतते। ठीक है, दीपक बघेल को और कपिल श्रीवास्तव को वर्सेस में लीजिए। बेईमानी सामने है, जीत गए। अरे कपिल जी, आपकी बात हो गई, आप आज सीट नहीं निकाल पाए तो उसकी बात कितना बोलेंगे? अब हमें भी मौका दीजिए। देखिए लगातार समाजवादी पार्टी की सबसे मूल समस्या ये बात तो दीपक बघेल स्वीकारनी चाहिए आपको कि आपकी 5 सीटें थी, आप 1 सीट गवा बैठे हैं। नहीं, देखिए हमारे पास 3 सीटें थी, हमने लगातार 1 सीट बढ़ाने का काम किया है। आप बात समझिए, खंड स्नातक सीटें हमारे पास, वो शिक्षक सीटें हमारे खाते में नहीं थी, वो हमारी बढ़ी है। समाजवादी पार्टी को जहां नेता विपक्ष होने के लिए भी 1 सीट की आवश्यकता थी, वो 1 सीट भी नहीं निकाल पाए। आज इनके पास में विधान परिषद के अंदर 9 तो कह रहे हैं कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया बीजेपी ने, जीत गए आप जोड़ तोड़ की राजनीति करके।
मैं उसी बात कर रहा हूँ शिवम जी। हमारे पास 81 विधान परिषद के अंदर सदस्य हैं। तो समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए कि जनता ने किसकी स्वीकारता है, जनता ने किसको सदन के अंदर भेजा है, परिषद के अंदर भेजा है। जनता थोड़ी करती है कि आपसे क्या करिए। अब आते हैं दूसरी बात पर। कपिल जी देखिए, लगातार कपिल जी का आरोप लगाने का काम रहता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हेरफेर करती है, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में गड़बड़ करती है, भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का इस्तेमाल करती है। परंतु जहाँ जीत जाते हैं वो वहाँ प्रशासन नजर नहीं आता, और ये जहाँ आ जाते हैं वहाँ ईवीएम का सहारा लेंगे, कभी प्रशासन का सहारा लेंगे या किसी अन्य कारण का सहारा लेंगे। परंतु समाजवादी पार्टी एक तरह से भूल जाती है। देखिए, चुनाव के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है, संगठन का तंत्र होता है जिसको लगाना पड़ता है, और संगठन के तंत्र के साथ में आपके पास मुद्दे होने चाहिए। हमारे पास हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी ने लगातार जनता के बीच में जाकर काम किए, वहाँ संगठन को मजबूत करने का काम किया, बैठक की, प्रभारियों की नियुक्ति की और वहाँ पर कार्यकर्ताओं को लगाया, और उसका परिणाम है कि आज वहाँ पर वोट बनवाने से लेकर वोट डलवाने तक का काम है वो जनता के बीच में गया, जनता तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियां गई, और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये जीत हासिल हुई है। तो ऐसा नहीं कि ये जनता के बीच में जाइए, आप सोए हैं, उठे हैं और उठ के सीधे चल दीजिए, चुनाव आए आपको याद आती है। भारतीय जनता पार्टी को पहले से प्लानिंग करके रखती है, उसकी नीति का योजना जनता के बीच में बनी रहती है, ये उसका परिणाम होता है। दिलीप सर, जिन 5 सीटों पर ये चुनाव हुआ, नतीजे आए हैं, वो 5 सीटें सर उत्तर प्रदेश की 80 में से 40 लोकसभा सीटों को कवर करती हैं, और ऐसे में जाहिर तौर से इस चीज से अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी का मोरल बड़ा है, आत्मविश्वास बड़ा है। बढ़ने की जरूरत भी है और बढ़ना चाहिए भी। हाँ। क्योंकि मैंने कहा ना कि यही वोटर आपका लोकसभा का भी वोटर है। हाँ। और वोटर का रुझान देखने को मिल गया। हाँ। 5 सीटों के चुनाव थे, कई शहरों को कवर करते हैं, 7 या 8 शहर कवर करते हैं, 40 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं। तो 40 मैं मानता हूं कि इसमें वोटर बहुत कम मात्रा में निकलता है, स्पेसिफिक वोटर है, लेकिन उतना क्लास तो आपके प्रभाव से बाहर हो गया ना। ये समाजवादी को सोचना पड़ेगा कि उतना क्लास, ये क्लास बहुत फर्क डालता है। इलेक्शंस में तो 2-2 वोट, 1-1 वोट की बड़ी महत्वता होती है, 2-4 वोटों से खेल इधर का उधर हो जाता है। तो एक बड़ा तबका, और बड़ा तबका मतलब कि अगर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी को ले लिया जाए तो मैक्सिमम युवा वर्ग और पढ़ा लिखा आदमी, अगर पढ़ा लिखा आदमी, युवा वर्ग का आदमी और टीचर, अगेन इंटेलेक्चुअल क्लास, टीचर में इंटेलेक्चुअल क्लास अगर आपके पास नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि वो टीचर कई बड़े समाज को प्रभावित करता है, वो युवा एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बड़ा तबका अगर आपसे छूट रहा है तो ये आपके लिए एक माइनस इंडिकेशन है 2024 के चुनाव के लिए, और भाजपा के लिए तो अनडाउटली एक अच्छी बात है, खुशखबरी है। लेकिन इसमें ऐसा खुश होने की जरूरत नहीं। भाजपा ये नहीं कह सकती कि वो 40 सीटें जीती जाएगी जिन सीटों से इन्होंने ये एमएलसी के चुनाव निकाले हैं। बट यस, एक जो उत्साह बढ़ने की बात होती है कि यहाँ कोई अंधेरे में अगर एक दिया जल जाता है तो रोशनी फैल जाती है, वो रोशनी भाजपा के लिए फैली और समाजवादी के लिए। लेकिन सर, अंधेरे में दिया नहीं जला, ये तो पहले से रोशनी थी, रोशनी में थोड़ा सा एक और थोड़ी और रोशनी बढ़ गई है। मतलब 2024 को लेकर के, 2024 तो पूरा अंधकार में है ना। 2024 के लिए तो आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा का दिया पूरा चलना। हाँ, ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उनका जो इल्यूमिनेशन है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी रण में लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अभी समझ में आ जाना चाहिए समाजवादी पार्टी को भी कि 2022 में जो वोट परसेंटेज बढ़ा था इनका, वो ऐसा ना हो कि नेगेटिव फ्रंट से घट जाए कहीं। और ये छोटे छोटे से चुनाव होते जा रहे हैं बीच में। अभी बाइपोल के हुए थे, एमएलसी के हुए, मुलायम सिंह जी की सीट को छोड़ दीजिए, वो तो मैंने दावे से कहा कि भाजपा सारे घोड़े खोल देगी तभी वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि वहां का फैक्टर दूसरा था। वो चुनाव की लड़ाई नहीं थी, वो प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, वो परिवार की लड़ाई थी, और वो एक लीगेसी की लड़ाई थी। वो लड़ाई समाजवादी को जीतनी ही जीतनी थी। तो सीट को जीत करके समाजवादी 24 का या बाकी चुनाव पर क्लेम नहीं कर सकती है। उसके अलावा अगर कहीं जीत जाते तो शायद इनका मोरल हाई होता। लेकिन अब इनको जरूरत है कि अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज लेकर के आए। एक इंटेलेक्चुअल क्लास, एक युवा क्लास, एक बड़ा क्लास प्रदेश का अगर आपसे दूर जा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं समाज में नकारात्मकता फैला रहे हैं। नई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है दीपक बघेल, अभी ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जनता के बीच में बनी रहती है। हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर विकास का जो मंत्र है, संगठन का तंत्र है, वो लगातार जनता के बीच में बना रहता है। और उसमें निश्चित रूप से कोई दोहराए नहीं है कि देखिए, जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाओं के तहत हमने मकान देने का काम किया, जल हर घर में नल, कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार भी देना पड़ेगा ना आपको सर।
मैं वही बात बता रहा हूँ शिवम जी। देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार की स्थिति में अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें लगातार हमने 5.5 लाख सीधे सरकारी नौकरी के बाद में, जी शिवम जी, मुझे आवाज नहीं आ पाई। अभी कपीश जी बताएंगे, गिनाएंगे कितना रोजगार दिया है, मैं कह रहा हूँ। नहीं, कपिल जी बिल्कुल गिनाएंगे। कपिल जी अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। बस इनके जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, वो लगातार अपनी खामियों को, कमियों को सब लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं आपकी बात। लेकिन कपिल श्रीवास्तव, मंथन की जरूरत है क्या सपा को? समाजवादी पार्टी को भी मंथन और चिंतन की जरूरत है। हार के आखिरकार कारण क्या है? ठीक है, मान लिया कि उपचुनाव में आप जीते, आप खतौली जीते, आप मैनपुरी जीते, लेकिन आप रामपुर हार गए तो आपने शासन प्रशासन पर आरोप लगाया। अब आप एमएलसी का चुनाव हार गए, आप नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाए विधान परिषद में, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में तो जा रहे हैं ना आप। ये बात तो माननी पड़ेगी और स्वीकार करना पड़ेगा और उसके बाद मंथन करना पड़ेगा कि दरअसल कारण क्या रह रहे हैं, जनता तक मैसेज क्यों नहीं पहुंच पा रहा है आपका, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो। देखिए, मुख्य कारण तो हम लोगों ने आपको बताया, हाँ, लेकिन जीत हो या हार हो, प्रत्येक राजनीतिक दल, हम समझते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल जीत और हार दोनों का मूल्यांकन है। हाँ, और दोनों की समस्याओं पे चर्चाएं होती है, पार्टी के अंदर होती है, पार्टी फोरम पे होती है और पार्टी लेवल तक सीमित होती है। क्षण करके सामने नहीं आती। हाँ, और वो हमेशा होती है, हर व्यक्ति की पार्टी में होती है। हाँ, हम नहीं समझते हैं कि कोई पार्टी इससे अलग है। और वो आत्मचिंतन, हम क्या, कोई हारेगा तो आत्मचिंतन नहीं करेगा, कोई जीतेगा तो इस बात के हम चिंतन नहीं करेगा, किसी मुद्दों के आधार पर हमें वोट दी। मैं सिर्फ इस बात को निवेदन कर रहा हूँ, हमारे आदरणीय मित्र इस बात को कतई ना करें कि मुद्दे के आधार पर कोई जीत हासिल करते। इन्होंने बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी तो बस हिंदू विरोधी बयान देने में, रामचरितमानस को अच्छा बुरा बताने में बिजी है, बाकी जनता से कोई सरोकार नहीं है, कोई मंथन नहीं है, हार के कारणों का पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। हिंदू विरोधी तो कोई हो ही नहीं सकता है इस राष्ट्र में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, ना कि कोई धर्म। जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं, जिसके हिंदी धर्मावलंबी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी है, नेताजी जी थे, और अन्य भी पार्टियों के सभी बड़े लीडर जो है उसी सनातन से आते हैं, उसी कर्मकांड को करते हैं। तभी तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बता देते कि उनका निजी बयान है, जिम्मेदारी नहीं लेते समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता। ये नहीं हम बता रहे हैं, हमारा संविधान कहता है कि जो धर्म की मानने की स्वतंत्रता है, उसको एक्सरसाइज करने की स्वतंत्रता है, या धर्म में पुनर्जागरण की मांग है, या किसी पंक्तियों से अगर कोई उन्हें लगता है कि हमारा अपमान है, तो ऐसे संबंध में सनातन धर्म में तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको याद होगा कि शास्त्रार्थ के लिए पूरी जगह है। तो जब शास्त्रार्थ को पूरी जगह है तो फिर दिक्कत किस बात की है भाई? इसमें अपमान किसका है? किसी ईश्वर का तो अपमान नहीं किया गया है। ये पंक्ति की बात है कि भाई इस पंक्ति से उनको इतरा। और मैंने कहा कि हमारा संविधान इसको जो है वैयक्तिक अधिकार देता है, ये सामूहिक किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टियों का अधिकार नहीं है धर्म पर चर्चा है। इसलिए पार्टी कहती है कि वो अपने सनातन परंपरा के अंदर उसी धर्म में है और उसी धर्म के बारे में वो जानना चाह रहे हैं, या मान लीजिए उन त्रुटियों को हटाना चाह रहे हैं, तो वो बात अपनी रख सकते हैं। आप अगर उसको रोकते हैं तो आप उसको उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करते हैं। और समाजवादी पार्टी किसी भी व्यक्ति को उसके सामाजिक और उसके जो हमारे संवैधानिक मूल्य है उनसे अलग नहीं कर सकती है। इस बात को सोच के समझ करके चलना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा एक राजनीतिक दल है, हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सामाजिक न्याय की। और सामाजिक न्याय की जब बात होती है तो उसमें सभी धर्म की, सभी जातियों की, सभी वर्गों की, सभी भाषा चलते चलते आपसे सर आखिरी प्रतिक्रिया हम ये पूछना चाहते हैं मित्र, ये आप बताइए, आपके माध्यम से हमारे दीपक बघेल जी बता दें कि क्या वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे? क्या वो जातीय जनगणना कराएंगे? जातीय जनगणना किसी व्यक्ति और किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, सभी जाति और सभी धर्मों की गिनती की बात है, ताकि उनका हक मिल सके। सब महाभारती के नागरिक है, सभी महाभारती। ठीक है, दिलीप यशवर्धन सर, सर क्या कमी रह जा रही है विपक्ष में, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, जो अन्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि जो युवाओं तक, हर तबके तक अपना एक मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा कारण शुभम जी यही है, जैसे अभी सतीश जी कह रहे हैं कि हम बात करते हैं सामाजिकता की, और फिर ये कहते हैं कि हमें जातिगत जनगणना चाहिए। अगर बात सामाजिकता की है तो जाति कहाँ से दिखता है? समाज तो फिर एक नजर से देखा जाना चाहिए, हर जाति की नजर से देखा जाना चाहिए। आप गरीब, अमीर और जरूरतमंद और संपन्न व्यक्ति की बात करिए। आप अगर जनगणना कराना है तो कराइए कि जरूरतमंद गरीब कौन है और संपन्न व्यक्ति कौन है, और किस व्यक्ति को, किस तबके को, जाति को नहीं।
इस तबके को सरकारी संसाधनों की जरूरत है। मैं आपका ध्यान भारतीय प्रियम्बल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, जहां पे लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। जातिगत न्याय कहीं नहीं किया गया है। कबीर जी, जल्दी से अपना जवाब दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगा। शब्द इस्तेमाल किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय की अगर आप बात करते हैं तो जाति नहीं आती है, इसमें रिजर्वेशन जातिगत नहीं आता है। जवाब से सरकारी लीजिए, पॉलिसी कबीर जी कुछ कहने को सुनिए। आप कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो सामाजिकता और संवैधानिक की बातें जो है वो सिर्फ बातें हैं, सरकार कोई नहीं कर रहा है, ना आप कर रहे हैं, ना आप करने की कोशिश करते हैं और ना भारतीय जनता पार्टी ही करती है। कल हम लोग राजनीतिक दल हैं, सुनिए, आपने पूछा काउंटर कर, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आपके संविधान के अंदर जातियां हैं कि नहीं? आरक्षण जो है वो 16/4 में कैसे दिया गया? आपके संविधान में ठीक है, समय मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, समाप्त हो गया है। कबीर जी बहुत शुक्रिया, दिलीप यशवर्धन सर आपका बहुत शुक्रिया, दीपक बघेल हमारे जुड़े थे, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत शुक्रिया दीपक जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो परिषद में भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम दिखाया, 5 सीटों में से 4 सीटों पर एमएलसी की सीटों पर कब्जा बीजेपी ने जमाया, तो वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। तो ऐसे में इस जीत को लेकर बीजेपी को 2024 की राह आसान नजर आ रही है। विपक्ष लगातार पहले की तरह समाजवादी पार्टी शासन प्रशासन पर चुनाव जितवाने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। इसके साथ ही चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।